नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। स्वदेशी रूप से तैयार की गई TC-20 155 mm/39 कैलिबर वाली ट्रक माउंटेड आर्टिलरी गन को भारतीय सेना के पास भेजा गया यूजर ट्रायल्स के लिए। भारत अब इजराइल से 4 एडवांस हेरॉन TP को लीज की बजाय उन्हें खरीद रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बजट के मिड टर्म रिव्यू से पहले अधिक खर्च करें और तेजी से खर्च करें। तालिबान ने भारत को लिखा खत कि अफगानिस्तान के साथ उड़ानें फिर से शुरू की जाएं। रशिया, चाइना और पाक का सैन्य गठजोड़ भारत के लिए बनी एक खतरे की घंटी। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल ने भारत फोर्स लिमिटेड और कल्याणी सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में ओडिसिस F-17 मल्टी कैलिबर स्नाइपर राइफल का जायजा लिया, जिसे कि कल्याणी ग्रुप ने भारतीय सेना के लिए ऑफर भी किया है। आपको बता दें कि कल्याणी ग्रुप रशियन स्पेशलिस्ट राइफल मैन्युफैक्चरर ओडिसिस के साथ इसे मिलकर बना रही है। इसके साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल ने DRDO के 5.56x30 mm की JVPC कार्बाइन का भी जायजा लिया, जिसके यूजर ट्रायल्स पहले ही पूरे हो चुके हैं भारतीय सेना के साथ और अब इसका प्रोडक्शन कल्याणी ग्रुप करने जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने TC-20 150 mm/39 कैलिबर ट्रक माउंटेड आर्टिलरी गन का भी जायजा लिया। इस आर्टिलरी गन की रेंज है 30 किलोमीटर और इसके हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स के लिए इसे सेना के पास भेज दिया गया है, जिनका परीक्षण अगले 12 महीनों में होगा अलग अलग वातावरण में। भारत जो कि पहले इजराइल से 4 एडवांस हेरॉन TP ड्रोन्स को लीज पर लेने जा रहा था, लेकिन अब भारत ने अपने इस प्लान को बदल दिया है। अब इन्हें लीज पर लेने की बजाय भारत ने इन्हें खरीदने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर भी साइन किया है, जो कि 2021 के अंत से भारत को मिलने शुरू हो जाएंगे। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल भारत सर्विलेंस और रिकॉग्निजेंस में करेगा। साथ ही प्रोजेक्ट चीता के तहत इन्हें अपग्रेड भी किया जाएगा, जिसमें कि एडवांस सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड सेंसर्स इसमें लगाए जाएंगे, ताकि इनकी सर्विलांस और रिकॉग्निजेंस क्षमता को बढ़ाया जा सके। यही नहीं, इन ड्रोन्स में एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स और लेजर गाइडेड म्यूनिशन भी लगाया जाएगा प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए। गोवा शिपयार्ड ने BHEL को भारतीय नौसेना की फ्रिगेट्स के लिए अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंटेड की सप्लाई करने को कहा है, जिसका इंस्टॉलेशन और कमीशन BHEL के द्वारा किया जाएगा इंडियन नेवी की फ्रिगेट्स में। ये अपग्रेडेड SRGM प्रोग्राम की गई एम्यूनेशन को दाग सकता है और ये किसी भी तेज मैन्यूवरिंग और नॉन मैन्यूवरिंग रेडियो कंट्रोल टारगेट्स को भी तबाह कर सकता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स ने स्वदेशी रूप से अपग्रेड किया है इटालियन 76 mm की नेवल गन को। साथ ही BHEL इसकी लाइफ साइकिल सपोर्ट भी करता रहेगा। गुजरात एरोस्पेस ने ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को स्टील्थ यूनिवर्सल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एयरफ्रेम असेंबली के 200वें सेट को डिलीवर किया है। इनमें से प्रत्येक एयरफ्रेम को ब्रह्मोस मिसाइल में इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल के प्रत्येक 138 कॉम्प्लिकेटेड सब असेंबलीज होती हैं, जिसमें कि 1500 से ज्यादा पार्ट्स का निर्माण किया जाता है। भारत अब ब्रह्मोस मिसाइल में स्वदेशी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करने लगा है, जो कि भारत की सुरक्षा को तो मजबूत करेगा ही, साथ ही आत्मनिर्भर बनने में भी एक मजबूती प्रदान करेगा। दोस्तों, ऐसा इसलिए भी करना जरूरी है, जिस तरीके से हम जियोपॉलिटिकल लेवल पर देख रहे हैं कि कोई देश किसी के साथ पूरी तरीके से खड़ा नहीं होता है, चाहे वो रशिया ही क्यों नहीं है या फिर अमेरिका ही क्यों नहीं है। तो ऐसे में जितना हम स्वदेशीकरण की तरफ बढ़ेंगे, उतना फायदा हमें इसका मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वित्त मंत्रालय के द्वारा की जाने वाली मिड टर्म समीक्षा से पहले तीनों सेनाओं यानी कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना को खर्चे में तेजी लाने और केंद्रीय बजट जो कि 2021-2022 के तहत आवंटित राशि खर्च करने का निर्देश दिया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सभी सशस्त्र बलों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि अक्टूबर महीने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों को निर्धारित भुगतान और अग्रिम भुगतान के रूप में सितंबर से ही उन्हें पेमेंट कर दिया जाए। आपको बता दें कि ये निर्देश रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले हफ्ते तीनों सेनाओं के प्रमुखों, रक्षा सचिवों और रक्षा उत्पादन के साथ बजटीय समीक्षा किए जाने के बाद आदेश दिया है। इस बैठक के दौरान सेना प्रमुखों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उपकरणों की खरीद के उन अलग अलग मामलों के बारे में जानकारी दी है जिन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और जो अभी पाइपलाइन में है, यानी कि विचाराधीन है। दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय हर साल अक्टूबर में मिड टर्म समीक्षा करता है, यानी कि मध्य अवधि समीक्षा करता है, क्योंकि इसके बाद वो अगले वित्त वर्ष के बजट की योजना बनाना शुरू कर देता है। इस साल तीनों सेनाओं को उपकरणों की खरीद यानी कि कैपिटल प्रोक्योरमेंट के लिए अधिक बजटीय आवंटन किया गया है, जिससे कि पूंजीगत और राजस्व व्यय दोनों के लिए सारी वित्तीय शक्तियां डिसेंट्रलाइज यानी कि विकेंद्रीकृत कर दी गई हैं और सेनाएं अपनी आवंटित राशि को खर्च कर रही हैं, लेकिन अब इनमें तेजी लाने की बात कही गई है। पाकिस्तान और रूस के बीच जारी सैन्य अभ्यास के बाद एक बार फिर से सवाल ये उठ गया है कि क्या ये भारत के लिए खतरे की घंटी है? क्या दक्षिण एशियाई क्षेत्र विश्व की महाशक्तियों के लिए एक महासंग्राम का अखाड़ा बन चुका है? और ये भी आशंका जताई जा रही है कि क्या ये शीत युद्ध की तरफ तो नहीं बढ़ रहा?
दोस्तों, भारत और रशिया रणनीतिक लिहाज से अब पहले जैसे नहीं है। शीत युद्ध के दौरान रूस भारत के लिए बेहद अहम था। दोनों देशों के बीच सामरिक और रणनीतिक साझेदारियां भी बढ़ी। रूस ने कई मौकों पर भारत का साथ खुलकर दिया, लेकिन अब जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, यानी कि जो ये जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, उसे देखते हुए भारत के सामने अपने संबंधों को सहेज पाना एक बड़ी चुनौती हो गई है। और इस समस्या की जो जड़ है वो कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान में है। चीन जिस तरीके से अपने आप को एक महाशक्ति के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है, उससे पूरे एशियाई क्षेत्र में एक नई चुनौती सामने आई है। दक्षिण एशिया क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। चीन की विस्तारवादी नीति से भारत समेत इंडो पैसिफिक देशों के सामने अपनी संप्रभुता को बचाए रखने की एक बड़ी चुनौती आ गई है। और चीन के इस वर्चस्व को खत्म करने के लिए अमेरिका पूरी तरीके से अब कूद चुका है। अमेरिका का ध्यान अब चीन पर है, इसीलिए क्वाड और ऑकस जैसे गठबंधन बन चुके हैं। दोस्तों, अगर रशिया की बात की जाए तो रशिया पहले की तरह शक्तिशाली नहीं रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी आंतरिक राजनीति में भी काफी व्यस्त हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि चीन पर लगाम कौन लगाएगा। चीन के वर्चस्व को खत्म करने के लिए अमेरिका तो जैसे मैंने बताया कि पूरी तरीके से इस क्षेत्र में कूद चुका है। भारत समेत चीन से पीड़ित अन्य मुल्क जाने अनजाने में अमेरिका के साथ शामिल हो गए। यही कारण है कि हाल के दिनों में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कई छोटे संगठन अस्तित्व में आ गए हैं। दोस्तों, रशिया इसलिए भी भारत से खफा है क्योंकि भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत हो रहे हैं। साल 2009 के बाद से भारत और अमेरिका काफी नजदीक आए एक दूसरे के। दोनों देशों के बीच एक मधुर संबंध भी कायम हुआ है। अमेरिका और भारत की दोस्ती रूस को रास नहीं आ रही है। इसके बाद रूस ने पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। भारत के लाख विरोध करने के बाद भी रूसी सेना ने पाकिस्तान के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास भी शुरू कर दिया है। इसके बाद रूसी विदेश मंत्री ने ऐलान किया था कि रूस पाकिस्तान को सैन्य हथियार भी मुहैया कराएगा। और दोस्तों, ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि दुनिया दो एक्सिस में फिर से लामबंद होने जा रही है। ऐसे में इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि शीत युद्ध की तरफ अब दुनिया आगे बढ़ रही है। ये लड़ाई नंबर 1 और नंबर 2 को लेकर है। दुर्जबा 2021 इस सैन्य अभ्यास में रशिया और पाकिस्तान की सेनाएं भाग ले रही हैं। इसके लिए पाकिस्तान के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के सैनिक मॉस्को पहुंच चुके हैं और ये युद्ध अभ्यास 6 अक्टूबर तक चलेगा। इस युद्ध अभ्यास से भारत को बड़ी चिंता है। रूस और पाकिस्तान 2016 से संयुक्त अभ्यास दुर्जबा का हर साल आयोजन करते रहे हैं। रूस ने पहले कहा था कि भारत को पाकिस्तान के साथ उसके संबंधों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। रूस ने कहा था कि मॉस्को इस्लामाबाद के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि वे संघाई सहयोग संगठन का एक सदस्य है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में? क्या शीत युद्ध की तरफ दुनिया फिर से जाने वाली है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अब सरकार बनने के बाद तालिबान ने भारत से अपील की है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू किया जाए। इसके लिए पहली बार तालिबान ने भारत को औपचारिक खत भी लिखा है। अफगान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एसोसिएशन यानी कि DGCA से अफगान नेशनल कैरियर्स को दोनों देशों के बीच उड़ान शुरू करने की इजाजत देने की अपील की है। दोस्तों, हम तालिबानियों की बात क्यों माने? कोई वजह तो होनी चाहिए इसके पीछे। जब वहां पे अराजक और राक्षसों का शासन हो गया है, तो ऐसे में वहां पर हम क्यों अपनी उड़ानों को चालू करें? यही वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका के दौरे पर गए थे तो उन्होंने अफगानिस्तान का रास्ता छोड़कर पाकिस्तान के रास्ते से जाने का फैसला लिया। ऐसे में अब ये सर पटके या फिर चिट्ठियां लिखे मैसेज करें, भारत यहां पर तब तक कोई फैसला नहीं लेगा जब तक वहां पर एक स्थिर गवर्नमेंट नहीं आ जाती, सब लोगों का भला चाहने वाली गवर्नमेंट नहीं आ जाती। और ऐसा होने से रहा क्योंकि ये लोग कट्टरपंथी हैं और इन लोगों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है। दोस्तों, इसरो अगली पीढ़ी का खगोल विज्ञान उपग्रह विकसित करने की संभावनाओं पर काम कर रहा है। खगोल विज्ञान के लिए समर्पित इसरो का पहला मिशन एस्ट्रोसैट 28 सितंबर 2015 को शुरू किया गया था और इसको अब 6 साल पूरे हो गए हैं। साथ ही एस्ट्रोसैट 2 के बारे में इसरो ने कहा कि इस मिशन के लिए अभी कुछ और वर्ष लगेंगे और ये काफी आगे तक चलेगा। इसरो ने यह भी कहा कि एस्ट्रोसैट 2 ही नहीं बल्कि अगली पीढ़ी का खगोल उपग्रह विकसित करने पर हम लोग काम कर रहे हैं और ये सब कुछ हमारी योजना पर निर्भर करता है। वहीं इसरो के अधिकारियों ने कहा कि मौजूदा एस्ट्रोसैट का डेटा व्यापक रूप से खगोल विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के अध्ययन के लिए इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता है नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।